ये तो कहानी है भारत के एक ऐसे महान योद्धा की जिसके जिस्म पर आप सोचिए तलवारों, भालों और तीरों के 80 निशान थे। और जानते हैं, ये निशान, ये उनकी हार की निशानी नहीं थे। नहीं, ये तो उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सबूत थे। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे योद्धा की जिसने जंग के मैदान में अपनी एक आंख गंवाई, एक हाथ खो दिया, एक पैर भी काम का नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया? उसने उत्तर भारत में राजपूतों का सबसे ताकतवर, सबसे मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के उसी महाराणा संग्राम सिंह की, जिन्हें पूरा इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। और ये कोई मामूली राजा नहीं थे, वो उस दौर के, आप कह सकते हैं, आखिरी महान भारतीय शासक थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी कोशिश की। जब दिल्ली सल्तनत बिखर रही थी और मुगल हिंदुस्तान में पैर जमा रहे थे, उस उथल पुथल के बीच उन्होंने करीब करीब पूरे राजपुताना को एक झंडे के नीचे लाने का एक असाधारण प्रयास किया था। तो चलिए, उनकी इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार अपने ही सगे भाइयों से लड़कर एक महान योद्धा बना। फिर हम देखेंगे कि कैसे उसने दिल्ली, मालवा और गुजरात के बड़े बड़े सुल्तानों को घुटनों पर ला दिया। उसके बाद हम उस सबसे बड़े युद्ध की बात करेंगे, वो महासंग्राम जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी विरासत का असल मतलब क्या है। तो बात शुरू होती है राणा सांगा के उदय की, और उनकी कहानी सानाते किसी महाकाव्य की तरह शुरू होती है, एक बहुत ही क्रूर पारिवारिक संघर्ष से। और ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। तो 1482 में संग्राम सिंह का जन्म हुआ महाराणा रायमल के घर। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि भाई मेवाड़ का अगला राजा तो सांगा ही बनेगा। बस फिर क्या था, ये बात उनके भाइयों पृथ्वीराज और जयमल को बर्दाश्त नहीं हुई और शुरू हो गया भाइयों में खूनी संघर्ष। और इसी भयानक लड़ाई में उनके भाई पृथ्वीराज ने कटार से ऐसा वार किया कि सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। जान बचाने के लिए उन्हें कई साल इधर उधर भटकना पड़ा, छिपना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। आखिरकार 1509 में 27 साल की उम्र में वो मेवाड़ के महाराणा बने। और बस यहीं से मेवाड़ के उस सुनहरे दौर की शुरुआत होती है जब राणा सांगा ने अपनी तलवार के दम पर सचमुच राजपूताने की सीमाओं को फिर से गढ़ दिया। देखिए, उस वक्त दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो चुकी थी और पूरे उत्तर भारत की राजनीति में ना एक खालीपन सा आ गया था, एक वैक्यूम। सांगा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इस मौके को तुरंत पहचाना और अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उनकी जीतों की लिस्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 1517 में हुआ खातौली का युद्ध। इसमें उन्होंने सीधा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को चैलेंज किया और हराया। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, इसने तो राजपुताना में पावर का पूरा खेल ही बदल दिया। हाँ, इसी लड़ाई में एक तोप का गोला लगने से सांगा ने अपना बायां हाथ भी गंवा दिया था, पर वो रुके नहीं। ठीक 1 साल बाद धौलपुर में उन्होंने लोधी को फिर से धूल चटाई। फिर 1519 में गागरोन में उन्होंने मालवा और गुजरात दोनों की मिलीजुली सेना को रौंद डाला। इससे उनकी दक्षिणी और पश्चिमी सीमाएं एकदम महफूज हो गईं। और उनका हौसला देखिए, 1520 आते आते तो उन्होंने उत्तरी गुजरात के एक बड़े हिस्से पर भी अपना परचम लहरा दिया था। आप जानते हैं, दुश्मनों से तारीफ मिलना कोई आसान बात नहीं होती। और जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी आपकी ताकत को माने, तो समझ जाइए कि आपका रुतबा क्या है। मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले बाबर ने खुद अपनी किताब बाबरनामा में लिखा कि उस वक्त हिंदुस्तान में राणा सांगा से ज्यादा शक्तिशाली हिंदू राजा कोई दूसरा नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि सांगा का दबदबा सिर्फ राजस्थान तक नहीं था, बल्कि पूरे उत्तर भारत में उनका नाम गूंजता था। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हिंदुस्तान का मुकद्दर दांव पर लगा था। पानीपत में इब्राहिम लोधी को तो बाबर हरा चुका था, दिल्ली पर उसका कब्जा भी हो गया था। लेकिन हिंदुस्तान का असली बादशाह बनने के रास्ते में एक चट्टान की तरह खड़े थे राणा सांगा। अब ये साफ हो चुका था कि भारत के तख्त के लिए सिर्फ 2 ही असली दावेदार बचे हैं, और इन 2 महाशक्तियों का टकराना अब तय था। 16 मार्च 1527, खानवा का मैदान। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तरह के लड़ने की शैलियां, 2 अलग सोच आमने सामने थीं। एक तरफ थे राणा सांगा, जिनके झंडे तले 100 से ज्यादा राजपूत सरदार अपनी अपनी सेनाएं लेकर खड़े थे। एक विशाल सेना जिसे अपनी पारंपरिक बहादुरी और अपनी तादाद पर पूरा भरोसा था। और दूसरी तरफ थी बाबर की सेना, छोटी मगर मध्य एशिया की लड़ाइयों में तपकर आई हुई, एकदम अनुशासित।
और उसके पास था एक ऐसा हथियार, एक ऐसी तकनीक जो हिंदुस्तान के लिए एकदम नई थी और बहुत खतरनाक भी। वो था तोपखाना। देखिए, खानवा का युद्ध उत्तर भारत के इतिहास में एक गेम चेंजर था। क्यों? क्योंकि ये उन पहली बड़ी लड़ाइयों में से था जहां तोपखाने यानी बारूद और तोपों का इस्तेमाल हार जीत तय करने वाला था। आप सोचिए, जब उन तोपों ने गरजना शुरू किया होगा, आग उगलते गोले बरसाए होंगे, तो राजपूत सेना के हाथियों और घुड़सवारों में कैसी भगदड़ मची होगी। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था। इसने उन राजपूतों का हौसला तोड़ दिया जो आमने सामने की छाती से छाती मिलाकर तलवारबाजी करने के आदी थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर चूक कहाँ हुई? इतनी बहादुरी, इतनी बड़ी सेना और लड़ाई भी अपनी ही जमीन पर हो रही थी। इसके बावजूद राजपूत ये जंग हार कैसे गए? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है और इसके कई पहलू हैं जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खानवा में जो हार हुई वो सिर्फ एक लड़ाई की हार नहीं थी। नहीं, वो राजपूतों के दबदबे वाले एक पूरे युग के खत्म होने का ऐलान थी। और इसी एक जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को चट्टान की तरह मजबूत कर दिया। तो इस हार के पीछे कई बड़ी वजह थी। पहली, बाबर की तुलुगमा युद्ध नीति। ये राजपूतों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। इसमें होता यह था कि सेना का एक हिस्सा छुपा कर रखते थे और जैसे ही दुश्मन सामने से लड़ने में उलझा, ये छुपी हुई टुकड़ी किनारे से घूमकर पीछे से जोरदार हमला कर देती। तोपखाने के साथ मिलकर ये रणनीति बहुत ही घातक साबित हुई। दूसरी बड़ी वजह, घर का भेदी। रायसेन का सरदार था सिलहड़ी तंवर। उसके जैसे कुछ बड़े राजपूत नेता लड़ाई के बीच में ही पाला बदलकर बाबर से जा मिले। तीसरा, राजपूतों की सेना एक संघ थी, एक गठबंधन। एकता तो थी, पर एक सेंट्रल कमांड की, आपस में तालमेल की बहुत कमी थी। और चौथी और शायद सबसे बड़ी वजह, लड़ाई जब अपने चरम पर थी, उसी वक्त एक तीर सीधा राणा सांगा के सिर में आकर लगा और वो बेहोश हो गए। अपने राजा को इस हाल में देखते ही सेना का मनोबल टूट गया और जीती जिताई बाजी हाथ से निकल गई। लेकिन युद्ध में घायल होने के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने तो कसम खा ली थी कि जब तक बाबर को हरा नहीं देंगे, चित्तौड़ वापस नहीं लौटेंगे। वो एक और बड़ी लड़ाई की तैयारी में जुटे थे। लेकिन देखिए किस्मत का खेल। जिस योद्धा को बड़े बड़े दुश्मन नहीं मार सके, उसे अपनों ने ही धोखा दे दिया। उन्हीं के कुछ सामंत जो अब और लड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने सांगा के खाने में जहर मिला दिया और 30 जनवरी 1528 को इस महान योद्धा का जीवन समाप्त हो गया। अपनी आखिरी लड़ाई में हारने के बावजूद राणा सांगा की विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें सिर्फ एक हारी हुई जंग के लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी भारत की मिट्टी की हिफाजत के लिए, राजपूतों को एक करने की उस महान कोशिश के लिए याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे जरूरी सिर्फ जीतना नहीं होता, बल्कि सही मकसद के लिए आखिरी सांस तक लड़ना होता है। और हाँ, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये स्लाइड बहुत काम की है। देखिए, उनका शासनकाल 1509 से 1528, उनकी उपाधि हिंदूपत, खतौली और खानवा जैसे बड़े युद्धों की तारीखें और उनकी शारीरिक हालत। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। सोचिएगा ज़रूर। राणा सांगा ने अपनी जिंदगी में 100 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, दिल्ली से लेकर गुजरात तक के सुल्तानों को हराया, एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। तो क्या ये सही है कि इतिहास उन्हें सिर्फ उनकी एक हार, सिर्फ खानवा की लड़ाई के लिए याद करे, या फिर हमें उनके पूरे जीवन के संघर्ष को देखना चाहिए, उनकी अनगिनत जीतों को और उस असाधारण जज्बे को जिसने उन्हें एक सैनिक का खंडर होते हुए भी हिंदुस्तान का सबसे महान योद्धा बना दिया। अगर आपको राणा सांगा जैसे भारत के और भी महान नायकों की ऐसी ही प्रेरणा देने वाली कहानियां जाननी है, तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।